अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठी, मैं भव्या कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके दिए गए उपदेशों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में एक भारतीय हिंदू परिवार में हुआ। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता के उच्च न्यायालय में वकील थे। वे बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी, उदार, परोपकार एवं गरीबों की रक्षा करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो धर्म संसद में भाषण दिया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सामाजिक सेवा और शिक्षा पर जोर दिया और भारत के युवाओं को जगाने के लिए उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करने तक मत रुको का नारा दिया। वे युवावस्था में ही संत रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनके प्रमुख शिष्य बने। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में अनेक उपदेश दिए। मैं उनमें से आपके साथ कुछ साझा करना चाहूँगी। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण का अंत प्रेरणादायक, आशाशील और एकता की संदेश के साथ होता है। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हमारे भारत को इतने संदेश दिए, वो स्थूल रूप से अब इस संसार में नहीं है। उनका देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उच्च चरित्र जीवन और राष्ट्रीय निर्माण में उनकी भूमिका आज भी पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कराती है। आइए हम सब मिलकर उनके चिन्हों पर चलें और एक राष्ट्र निर्माण में सकारात्मकता के साथ अपना योगदान दें। धन्यवाद।
चुप हो जाओ एक बार, जोर से बोल यार, जोर से बोल। आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं स्वयं कक्षा 12वीं का छात्र ए, चुप। आप सभी के सामने स्पीच प्रस्तुत करता हूँ। मेरा स्पीच का टॉपिक है संघर्ष। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भाई एक बार चुप हो जाओ, ए, इसकी सुन लो। हाँ, मेरा स्पीच का टॉपिक है संघर्ष। संघर्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगर कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है तो वह महान बन सकता है। कोई भी व्यक्ति संघर्ष के बिना महान नहीं बनता। सभी कर बोल। जैसे कई उदाहरण है जिससे कि हर एक महान बोलो आराम से बोल, बोल 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 बोल। संघर्ष है। अगर वह संघर्ष करते हैं, वह खुद से ज़्यादा वजन उठाते हैं और वह कई बार फिसलते हैं दीवार से, लेकिन फिर भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ती। आखिर में वह संघर्ष करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। अगर हर एक कोई व्यक्ति संघर्ष करे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करे तो उसे कोई भी लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे अपने लक्ष्य की नींव तैयार करनी होगी। कई व्यक्ति होते हैं जो बिना परिश्रम के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। वह कई व्यक्तियों के जीवन में कठिनाई आती है, वह घबरा कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन कई व्यक्ति संघर्ष करना नहीं छोड़ते और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत, साहस और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। हमें संघर्ष करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन कई व्यक्ति अपने कार्य में हार मान जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करना नहीं छोड़ता, अपने जीवन में वह कभी भी पीछे नहीं हटता, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। मेहमान के योग विद्यालय के प्राचार्य और बैणी राजपुरा के प्राचार्य जो सुशील जी हैं, सर आए हुए हैं हमारे यहाँ पर। पूर्व कार्यक्रम अधिकारी दलजीत सर हैं, मुकेश जी और एमसी जो आए हुए हैं, वो क्या नाम भाई साहब का, श्री टेकराम जी, नरेश सर, आप सभी का आज एनएसएस के समापन दिवस पर बेटा आवाज नहीं, हार्दिक अभिनंदन, आभार, स्वागत है। और पिछले 7 दिनों के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ हुई हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर लेक्चर्स हुए हैं। रोड सेफ्टी, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी, स्वच्छता अभियान, यूथ फॉर माई भारत, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी आज काफ़ी बच्चों ने, कल पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी था हमारा, रंगोली कंपटीशन भी था, ऐसे कंपटीशन भी कल रहा। तो पूरे कैंप के दौरान ही बच्चों ने बड़ा ही एक सकारात्मक रूप से भाग लिया और सबकी पूर्णतः सबकी भागीदारी रही। बेटा हमारा जो एनएसएस है, राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका मोटो है नॉट मी बट यू, यानी भाव यही है कि हम कहीं नहीं है, राष्ट्र पहले है, समाज पहले है, हमारा विश्व पहले है, वसुधैव कुटुंबकम। हम अपने ना केवल अपने आसपास की सफाई तो हमने करनी ही है, स्वच्छता, हमारे मन की स्वच्छता भी, विचारों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता के साथ साथ मन की स्वच्छता। अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, अच्छे तरीके से रहें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ें। सफलता बिल्कुल हमारे आगे है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमपिता परमात्मा भी हमारा बहुत साथ देता है और उसने हम सब के अंदर, चाहे कोई भी हो, सबको खूबियों के साथ बनाया है। एक पिता किसी बच्चे के साथ बेइंसाफी नहीं करता ना,
उस सभी को यहाँ पे सर्वगुण संपन्न बना के भेजता है। जरूरत है उस चीज को रियलाइज करने की। अगर बारिश आ रही हो, बर्तन ही उल्टा हो, क्या पानी भरेगा उसमें? अब उस बारिश का क्या कसूर है? गलती तो हमारी है। तो बेटा, टीचर्स हैं जो या कोई भी समाज सुधारक आते हैं, वो हमें समझाते हैं। जो उनके उपदेश का पालन करता है, जो उनकी शिक्षाओं को मानता है, जो क्लास के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ता है, वो अपने जीवन के अंदर सफलता को पा लेता है, अपने जीवन को मकसद पा लेता है। केवल बात है उस चीज को हम अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम सबको पता है, आपके बीच में से ही बच्चे होते हैं वो जीवन की ऊंचाइयों को छूते हैं, है ना? तो बेटा, हम तो जो कैंप है ये 12th और 11th दोनों क्लासेस के बच्चे हैं। 12th के बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं बेटा। जिंदगी के अंदर आप ऊंचाइयों को छुएं और एक अच्छे इंसान बने। शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य है वो केवल ऐसा नहीं है कि हम अपनी नौकरी लगना ही है। शिक्षा का एक उद्देश्य है सबसे बड़ा, ब्रॉड के अंदर क्या कहेंगे, एक अच्छे इंसान बनना। मैंने कल भी कहा था, इंसान अच्छे बनते हैं तो देश तरक्की करता है। खाली पैसे से कोई देश तरक्की नहीं करता। रिसोर्सेज हो सकते हैं बे इंतहा उस देश के पास, लेकिन उसको सही तरीके से सदुपयोग ना किया जाए तो आपको पता ही है क्या होता है। नशे के ऊपर हमने बात की थी। नशा पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। घर का घर खाली हो जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, बच्चे रोड के ऊपर आ जाते हैं। बेटे बोलना नहीं, गुड़िया गुड़िया। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें बेटा। एक संकल्प लेके जाओ कि नशे से हमेशा दूर रहेंगे। रोड सेफ्टी की बात की थी। जिंदगी बेटा कितनी कीमती है। हम देखते हैं अगर हमारी लापरवाही से हमारा या किसी और का एक्सीडेंट होता है, जीवन पर्यंत जो है शरीर तबाह हो जाता है। तो बेटा, बाइक अपना स्कूटी जो भी आप व्हीकल चलाते हैं, बड़ा हेलमेट पहन के, बड़े एक सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ हमने करना है। स्वदेशी की इंपॉर्टेंस जो हमने बात की थी, मेरा तो ये मानना है बेटा, स्वदेशी का मतलब है अपना मन के अंदर जो हमारे भाव होने चाहिए वो विश्व वसुधैव कुटुंबकम के भाव होने चाहिए। ठीक है ना? खाली हम कुछ चीजों, कुछ टर्म्स का हम जो मीनिंग है बस हम बड़े सीमित हो जाते हैं, उन चीजों को कट्टरता के साथ पकड़ते हैं। कट्टरता किसी भी चीज को सही दिशा में नहीं लेके जाती है। हमने उस चीज की थीम को पकड़ना है, उसके पीछे भाव क्या है। ठीक है ना? स्वदेशी मैंने अपना देश, अपना विश्व, समझ रहे हैं ना? हमने उसके लिए काम भी करना है। केवल ये अपने, हमने सेल्फिश नहीं बनना, स्वार्थी नहीं बनना, केवल एक एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ हमारी हमारी। सारा संसार ही परमपिता परमात्मा का है। हमारी भूमिका उसमें एक रेत के कण के समान भी नहीं है, इससे भी कम कह सकते हैं। कहाँ हम हैं, फिर देखो नारनौंद है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, हांसी आ गया, बन गया, हांसी बन गया ना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बेटा हमारी स्टेट आती है, फिर हरियाणा की सारी स्टेट्स है, ऐसे 200 के लगभग देश है। सारे मिलके ये तो एक वर्ल्ड का निर्माण होता है। फिर यूनिवर्स कितना बड़ा है, यूनिवर्स में हमारी क्या भूमिका है। लेकिन एक एक आदमी के एक पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर पोस्टर मेकिंग के अंदर भी आपने हाथ आजमाए, ऐसे राइटिंग के अंदर भी अच्छा लगा। तो सभी का जो है पार्टिसिपेशन था वो लाजवाब है, सराहनीय है। तो एक बार अपने खुद के लिए क्लैपिंग कर लो। बेटा, पहले का एनएसएस और अब का एनएसएस में फर्क आ गया। पहले एनएसएस क्या होता था? एनएसएस का मतलब था साफ सफाई। एनएसएस झाड़ू उठाओ, जाले उतारो, रोड साफ कर दो, हो गया काम। लेकिन आपने देखा हमने 7 दिन के अंदर कितनी एक्टिविटीज की है, कितने हमारे लेक्चर्स हुए हैं।
सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब आए, सरिता मैम ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बोला, और भी कितने सर आए थे परसों, शिव कुमार जी स्वदेशी के ऊपर उन्होंने कितना अच्छा बताया था, नरेश सर ने स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बताया। तो एनएसएस बेटा व्यक्तित्व निर्माण का एक नाम है। एनएसएस, अंजू क्या प्रॉब्लम बेटा, क्यों बोल रहे हो? व्यक्तित्व निर्माण का एक नाम एनएसएस है। तो बेटा बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। मैं तो बड़ा एक बहुत अच्छा इन 7 दिनों के अंदर ऐसा फील कर रहा हूं, मान लो जैसे अपने आप को, मैं रात को 2 बजे उठा था, आज 2 बजे उठ के सारी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जो जो इस तरीके से करना है। लेकिन मैंने एक चीज महसूस करी है, चाहे आप दिन में 4 घंटे भी रात को सोते हैं ना, एनर्जी लबालब, एनर्जी की कोई कमी नहीं। क्यों है? क्योंकि सेवा भावना है। आप सब के अंदर भी मैं देख रहा था, आप देखो बेटे, किचन के अंदर हमारा एक मोटो था कि सेवा भावना है तो मिलजुल के करना है। किचन के अंदर भी बेटियों ने सेवा की, बेटों ने भी की है, सफाई के अंदर भी आप सभी लगे हैं। 2 गुड़िया हैं, आप दीपिका और सारिका यहाँ नहीं है, कितनी उन्होंने सेवा की आपने देखा होगा, सारा दिन भागती, उनके चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। जब वो खाने के लिए कहते हैं सर ले लेंगे, सारे ले लो, फिर ले लेंगे, बोलती है कि नहीं बोलती? तो बेटा हमारे कुछ प्रेरणा स्रोत पहले भी थे, हमारे बीच में भी प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके प्रेरणा के स्रोत कोई ऐसा नहीं है कि बड़े महापुरुष तो है ही है, हम सीख अपने सहपाठियों से भी ले सकते हैं, अपने टीचर से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ज्ञान कहीं से भी मिले, सीख कहीं से भी मिले, वो छोटा हो बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ले। तो मैं पुनः आपके जो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बेटा, बड़ी ऊंचाइयों को आप छुएं। इसके बाद बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं, आप दिल लगा के पढ़ाई करें। अब आपके पास थोड़े ही दिन का टाइम, लगभग 1.25 महीना बचा है आपके पास। एग्जाम 17 फेब से शुरू है। के अंदर भी ना कई बार क्या होता है, आपको आता है, आप पूरा अटेम्प्ट नहीं करते हो, समझ रहे हैं ना। सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस जो आते हैं वो काफी सूझबूझ के साथ उनको लिखना होता है, आपको पता है। तो आपको कई बार ये सोचते हैं ये तो मेरे को आता ही नहीं है जो पूछ रखा है, वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है, आपको लिख के जरूर आना है उस टॉपिक के ऊपर। एक चीज मैं और फील कर रहा था, हालांकि बातें आप क्लास में करते ही रहते हैं होती हैं, लेकिन फिर यहाँ एक कॉमन प्लेटफॉर्म है सारी क्लासेस के बच्चे। एक चीज मैंने देखी बेटा, हमारा जो राइटिंग स्किल है ना उसमें मार्क आते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। अब पीछे एग्जाम्स हुए थे, आप साइंस के स्टूडेंट हो, ये सोचते हैं जी साइंस है जी हमारे पास, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और बायो इसमें ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इंग्लिश हिंदी जो हमारे लैंग्वेजेस है ना उनको छोड़ देते हैं, ऐसा है ना। लेकिन पिछले एग्जाम्स में जब लैक ऑफ प्रैक्टिस का उसका रिजल्ट दिखा, तो इस चीज पे भी हमने तवज्जो दे ली है। हर एक सब्जेक्ट अपनी अहमियत रखता है, हमारी लैंग्वेजेस भी, हमारे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो एक अच्छे तरीके से टाइम टेबल बना के काम करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मैंने 1996 के अंदर एक एग्जाम दिया था, तो मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, जिसके ऊपर मैं एमएससी भी कर रखी है, मैथ का क्वेश्चन ही रह गया था मेरे से, बताया था ना आपको। उन दिनों में 1996 में बेटा ना तो यूट्यूब होती थी, ना हमारे पास OMR शीट होती थी, ना ही हमारे पेरेंट्स इतने जागरूक थे, ना बच्चों को पता होता था। आज तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप नहीं पढ़ते हो, पेरेंट्स पढ़ते हैं, ऐसा है ना। पेरेंट्स पढ़ रहे हैं आज के दिन, बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पेरेंट्स ये कर लो बेटे, ये बुक ला के देते हैं आपको, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो बहुत सारी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, हमारे सामने परिस्थितियां भी ओल्ड होती थी, उसके बावजूद भी जिन्होंने मेहनत की है आज वो, उन्होंने बुलंदियों को छुआ है, आज यहाँ पे मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, मैं इतना कहूँगा, ये 7 दिन आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने चाहिए। यहाँ से वो चीज लेके जाओ और देके भी जाओ जो अपनी क्वालिटीज हर एक के अंदर होती हैं, हर एक खूबियों से भरा हुआ है। आपने इस कैंप को जिया है, मैं ये कहूँगा, उन चीजों को अडॉप्ट करना है अपने जीवन के अंदर, तभी इस कैंप का मकसद हल होगा।
इतने सारे गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं, उन्होंने इतनी मेहनतें की हैं। अगर हम वास्तव में उनका जो प्रीशियस टाइम था, कीमती समय था, उसका हमने अगर साकार करना चाहते हैं उनका, तो हमें उस चीज़ को अपनाना होगा, अडॉप्ट करना होगा। और मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि आप उन चीज़ों का पूर्णतः पालन करेंगे। आप सब ने बहुत प्रतिभा का यहाँ पर आकर दिखाई है, वो डांस के माध्यम से, चाहे राधिका बेटी हो, एक कल 2-3 परफॉर्मेंसेस कल भी हुई थी, औरों ने भी, किसी ने स्पीच बोली है, अलग अलग सिंगिंग भी की है, उर्मिला ने, रुकी ने, और भी बच्चों ने। तो बेटे किसी का नाम अगर रह गया हो, मैं नहीं बोला हूँ, सारे इंक्लूड है उसके अंदर। ये हमारा कोई एक वॉलंटियर का कैंप नहीं था, ये हमारा सबका कैंप था, मिलके हमने इस कैंप को लगाया है। तो मैं केशव, संयम, रवि, अभिषेक, गौरव, जितेंद्र, अजय, रोहित, अंकुर, प्रवीण, अनुराग, यश, सन्नी, दीपांशु, ये कल की रंगोली जो कंपटीशन हुआ था उसके विनर्स थे ना। 3 अलग अलग हमने पोजीशन निकाली थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। गर्ल्स के अंदर बेटा तमन्ना, प्रिया, वंशिका, भारती, मर्यादा, अंजलि, दीक्षा, सीमा, जन्नत और जन्नत। स्केच के अंदर, स्केच पोस्टर मेकिंग के अंदर एकता, करुणा, अंजू। और ऐसे राइटिंग के अंदर खुशी, सोनिया, कुसुम। कल्चरल के अंदर बेटा उर्मिला, संजना, रूटी, भव्या, कोमल, तनिक्षा, राधिका। इसके अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट रह गया हो जिन्होंने किसी भी गान, अरे अंजलि का नाम बोल दिया आज का हमारा जो कैंप है, विद्यालय परिवार की ओर से सभी का स्वागत करते हैं। सुशील कुमार जी जो आपके बीच पहुंचे हैं, वो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी राजपुरा बैंड में, राजपुरा बैंड जो राम में पास चुप हो जाओ एक बार। और पूर्व में हमारे स्कूल में भी यहाँ पर इंग्लिश के पोस्ट पर थे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इनके पास पहले एनएस का चार्ज भी था, तो पूरा एनएस प्रभारी भी रहे स्कूल में जब इनकी यहाँ पोस्टिंग थी। आजकल प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुरा बैंड में, तो इनका काफी एक्सपीरियंस भी एनएसएस के नाते प्रभारी रहे पहले। तो हमारा अनुरोध रहेगा कि एनएसएस का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले वर्षों में, हमारे बच्चों के साथ साझा करें। सबसे पहले मेरे साथ 1-2 बातें आप शेयर करेंगे। जैसे मैं स्लोगन बोलता हूँ उसके साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरदार पटेल आप बोलेंगे अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। बहुत बढ़िया। सम्मानित और आदरणीय प्राचार्य महोदय, पार्षद श्री टेकराम जी, श्रीमान दलजीत जी, मेरे साथी मुकेश जी और नरेश कुमार जी, और हमारे भाई लालवीर जी गौतम, और दोनों एनएसएस प्रभारी श्रीमान तरुण जी और मैडम ममता जी। जैसे कि श्रीमान नरेश कुमार जी ने बताया कि मैं पहले इसी स्कूल में एज पीजीटी इंग्लिश, मेरी अपॉइंटमेंट ही यहीं हुई थी, मेरी पहली नियुक्ति स्कूल की थी। +2 मैंने स्कूल से की। एनएसएस का चार्ज भी 9 से 16 तक मेरे पास था, ट्रांसफर हो गई, उस टाइम ये चार्ज छूटा था। तो छोटी छोटी काफ़ी बातें हैं जो हम साझा करेंगे, जो जहन में आती जाएंगी, दिमाग में आती जाएंगी, वो बातें हम शेयर करते रहेंगे। पहली बात आ जाती है एनएसएस की बात ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि कारवां चला हुआ था, तरुण जी ने काफ़ी बातें आपको बताई हैं, बहुत बारीकी से सारी चीज़ें साझा की हैं। पहले का जो दौर था एनएसएस का, वो थोड़ा सा भिन्न प्रकार का था, अलग टाइप का था। अब का जो दौर है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले का दौर क्या था, कैसे काम किया जाता था, कैसे सिस्टम रहता था, वो भी मैं थोड़ा सा आपसे साझा कर लेता हूँ। और वर्तमान का जो दौर है वो मैंने देखा भी है,
वो साझा किया भी है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पहले तो सबसे बड़ी बात है, संख्या बहुत ज्यादा थी स्कूल के अंदर। अब 50-50 बच्चे एक एक यूनिट में होते हैं। अगर पहले की बात करें तो शायद इस कमरे में वो बच्चे नहीं आते, इतनी संख्या एनएसएस की हमारे पास होती है। और रही बात मैन पावर ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है, तो हम काम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब सुविधाएं ज्यादा हैं, काम कम है। पहले सुविधाएं कम थी, काम ज्यादा था। वो काम हमने क्या क्या किया, प्रत्यक्षदर्शी भी यहां पर मौजूद हैं। तो जो स्टाफ मेंबर हैं उस दौरान रहे, मेरे पास एनएसएस का चार्ज भी था उस टाइम जो बच्चों के अंदर लगन थी, जो ललक थी काम करने की, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। एक बच्चे को काम की कहते थे, 10 बच्चे खड़े होते थे और भागते थे काम करने के लिए। टाइम लिमिट जो दी जाती थी काम करने के लिए, भाई ये काम आपने आधे घंटे में करना है, वो काम बच्चे 20 मिनट में करके फारिग कर देते थे। और जितना हम सोचते थे भाई कितना सुव्यवस्थित तरीके से वो काम करेंगे, कितना बढ़िया तरीके से काम करेंगे, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया तरीके से वो काम करते थे। वो बातें मैं शेयर करूं, जैसे 1-2 दिन हम ऐसा रखते थे कि पूरे गांव को ये पता लगे कि एनएसएस का कैंप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगा हुआ है। बच्चों को पता लगे पूरे गांव का, सभी ऑफिसेज को, सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को पता लगे कि स्कूल के अंदर कैंप है। बच्चों के अंदर कितनी एनर्जी है, कितने योजनाबद्ध तरीके से, कितने डिसिप्लिन होकर के बच्चे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि मात्र काम करना था, ये था कि बच्चों के जज्बे और साहस को दिखाना था। बच्चे कितने जज्बे और साहस के साथ काम कर सकते हैं। बच्चों के अंदर किसी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं है, एक सैनिक की तरह काम करते हैं। हम सभी गांव के जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी कॉमन प्लेसेस हैं, सबको अंडरलाइन कर लेते थे, चिन्हित कर लेते थे। जितने भी गांव के अंदर चौपाल हैं, धर्मशाला है, परस है, वैसे अपना सिविल हॉस्पिटल है, उधर थाना है, जितनी भी सारी चीजें थी, हम सभी चीजों को चिन्हित कर लेते थे। और बॉयज को हम स्पेशली ड्यूटी दे देते थे, भाई अपने संसाधन लें और 2 टीम बनाए, 3 टीम बनाए, आपने यहां से स्टार्टिंग करके, ओपनिंग करके यहां क्लोजिंग करनी है और इतने टाइम में करनी है। तो वो बच्चे इतनी एनर्जी के साथ काम करते थे। सभी बच्चे, सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे स्टाफ मेंबर्स एनर्जी से लबालब हो जाते थे। और जो ही एनएसएस के कैंप का टाइम आता था तो उनके फोन हमारे पास आते थे, सिविल हॉस्पिटल से फोन आते थे, अन्य मतलब दूसरे दफ्तरों से फोन आते थे, अब जी आप कैंप कब लगेगा, आपका कब से लगेगा वो कैंप। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास मैन पावर इतनी होती थी, जहां पर 100 बच्चे 200 बच्चे खड़े हो जाए, संसाधन भी हमारे अपने, मैन पावर भी अपनी, और 20 मिनट में उस काम को करके फारिग कर देते थे। कितना बड़ा परिसर है, कितना बड़ा कैंपस है, चाहे वो सफाई का काम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम है, वो हम करते थे। और सभी अधिकारीगण जिस भी ऑफिस के थे, वो बड़े मान सम्मान के साथ बड़े बच्चों की बड़ी इज्जत भी करते थे, सम्मान भी करते थे, रिफ्रेशमेंट और उनको बढ़िया लेक्चर भी देते थे। तो ये छोटे छोटे अनुभव थे। अगर लेवलिंग की बात यहाँ स्कूल में हुई, कहीं मिट्टी की लेवलिंग करनी है, कभी सफाई का काम करना है या अन्य काम करने हैं, तो बड़ी दिल लगी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ करते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम होता था। लेकिन वो था फिजिकल वर्क, एनर्जी के साथ करना, डिसिप्लिन मैनर से करना, शिद्दत के साथ करना, अंदर की लगन के साथ करना, वो था। मैंने आपको सुबह से अब तक आपकी परफॉर्मेंस को देखा है, आपकी सेवा भावना को देखा है, आपके डिसिप्लिन को देखा है, आपके सिस्टम को देखा, अपने कल्चरल एक्टिविटीज जो 2-4 पेश की हैं जिसमें मैं उपस्थित था वो देखी हैं, बहुत बढ़िया है। तो यही तो पहचान है, एक एनएसएस वॉलंटियर की यही पहचान होती है। और आपकी जो ताकत है वो सैल्यूटेबल है, सलाम करने के योग्य है, और आपने ये करके दिखाया भी है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये बातें थी जो छोटी मोटी मैंने एनएसएस के ऊपर आपकी जो
वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए, आपका स्टैंड क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने बातें की हैं। अब 2-4 बातें मैं अपने आप के साथ साझा करता हूँ। भाई हमें थोड़ा सा आगे कैसे बढ़ना चाहिए, जैसे कि मेरा अनुभव रहा है, एज पीसीटी भी मेरा अनुभव रहा है, एज एनएसएस प्रभारी भी रहा है, अब एज प्रिंसिपल भी मेरा अनुभव है। 2-3 स्टेज के अंदर से गुजरने का मौका मिला है, तो मैं चाहूंगा कि जो जिम्मेदारियां आती हैं उनको कैसे सोल्व किया जाता है, और परेशानियां क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस किया जाए और कैसे सोल्व किया जाए। मोस्टली आज का जो दौर है, अब जो दौर चला हुआ है, ये डिजिटल सिस्टम का ज्यादा है। मोबाइल सिस्टम, टैब सिस्टम, रील सिस्टम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और बहुत सी चीजें, इन सारी चीजों ने बच्चों का जो मन है, एक निर्मल मन होता है बच्चों का, उसको अवहेलित करके रख दिया है, अव्यवस्थित कर दिया है। कंसंट्रेशन बच्चे की जीरो हो चुकी है। बच्चा अपने विवेक से नहीं सोचता, बच्चा अपने संस्कार से नहीं सोचता, बच्चा उससे सोचता है जो चीजें उस बच्चे को प्रभावित करती हैं। और उन चीजों ने बच्चे का जो निर्मल दिमाग है, जो एक सात्विक दिमाग होता है, एक अच्छी समझ, अच्छी सोच होती है, उसको अव्यवस्थित कर दिया है, डिसऑर्डर कर दिया है, बांट दिया है। वास्तव में बच्चे का जो दिमाग होना चाहिए, बच्चे के अंदर जो सात्विकता, निर्मलता होनी चाहिए, टीचर्स के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए, माँ बाप के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, हमारे समाज में जितने बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो भावना होनी चाहिए, उसका पतन होता जा रहा है, उसका डाउनफॉल हो रहा है। वास्तव में जब माँ बाप बच्चों को कहने से डरने लगे, बच्चे को कहूं या ना कहूं, टोकूं या ना टोकूं, किसी काम से रोकूं या ना रोकूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे का विकास रुक रहा है, बच्चा सही दिशा की बजाय गलत दिशा में जा रहा है। अगर टीचर ये सोचना आरंभ कर दे, क्लास इंचार्ज ये सोचना आरंभ कर दे, प्रिंसिपल ये सोचना आरंभ कर दे, भाई बच्चा शरारत कर रहा है, उसने धमकाऊं ना धमकाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं, उसको इस काम के लिए रोकूं या ना रोकूं, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ हमारे जीवन में आएगी। टीचर चला जाएगा, टीचर पढ़ा देगा, कोई तनख्वाह सेफ है, लेकिन हमारा जो जीवन है ना, वो जीवन बिगड़ जाएगा, वो पतन की तरफ चला जाएगा। हमारे को वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो लाभ उनसे मिलना चाहिए था। एक प्रिंसिपल को, एक अध्यापक को, माँ बाप को, समाज में बुजुर्ग हैं, अच्छे आदमी है, सोशल रिफॉर्मर, उनको स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर किसी को कहना है तो कहना है, रोकना है तो रोकना है, टोकना है तो टोकना है, उसका बुरा बिल्कुल ना माने। लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति क्या बन गई है? अगर टीचर ने कुछ कह दिया, क्यों कह दिया? सबके बीच में क्यों कह दिया? ये बात क्यों कह दी? मेरे को ऊंचा क्यों बोल दिया? अरे क्या बात होगी? ऊंचा बोल दिया, कह दिया, बुला लिया, टोक दिया, तो क्या होगी? क्या पार्ट टूट गया? आपके हित के लिए तो कहा है, आपके फायदे के लिए तो कहा है, और आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि बाहरी चीजों का दबाव आपके ऊपर है, मोबाइल का दबाव आपके ऊपर है, जो वाहियात के एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनका दबाव आपके ऊपर है, जो आपकी वास्तविक स्थिति है उससे आप वंचित हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। वास्तविक स्थिति में आप अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। ये बातें हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आप अपने विवेक के अनुसार सोचिए, अपने करियर के प्रति सजग रहिए। हमारा समाज क्या है, हमारे सामने कौन है, हमारे को बोलता कौन है, टोकता कौन है, उसका ध्यान रखिए। उसका अधिकार है, वो आपको कहेगा, टोकेगा, बोलेगा, रोकेगा, तो उसका सम्मान करिए। छोटा एग्जांपल मैं शेयर करता हूं। माँ अपने बच्चे को पीट देती है, धमका देती है, फिर भी छोटा बच्चा माँ की तरफ जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, साल का, 2 साल का, 6 महीने का, माँ उसको पीट देती है और फिर भी माँ की तरफ जाता हो। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि माँ के सिवा तेरा कोई नहीं है।
इसलिए वो बच्चा माँ की तरफ जाता है। तो इन बच्चों को ये चाहिए कि जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं और जो हैं, ये सब कुछ है आपके स्कूल के अंदर। अगर ये कुछ भी कहते हैं, ये आपके हित के लिए कहते हैं, आपके करियर के लिए कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं, उसका बिल्कुल भी बुरा मत माने, बिल्कुल भी गलत ना ले उस चीज को। ये विशेष ध्यान रखना। नंबर 2, ये जो मंच है, दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वोत्तम जगह है, सबसे सर्वोत्तम जगह। अगर कोई बच्चा चाहता है तो यहां सीख करके कितना ऊपर जा सकता है। एक बच्चा यहां पर आया था, उसके कदम डगमगा गए थे शुरू में, वो तो हौसला दिया, कोई बात नहीं भाई, दोबारा रिस्टार्ट करो, दोबारा बोलो, फिर उसने अपनी बातों को बड़े अच्छे ढंग से रखा। कोई भी बच्चा यहां आकर के अपने आप को मजबूत कर सकता है। पेट में कोई बोलना नहीं सीखता, पेट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता किसी भी चीज में। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कहीं उसका मौका मिलता है उसको फायदा उठाता है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है और अपने आप को मजबूत कर लेता है और स्ट्रांग हो जाता है। कितने बच्चे हैं जो यहाँ आकर के मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं? बहुत कम, ना के बराबर। कितने बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है? बहुत कम बच्चों ने दी होगी। 5 बच्चे होंगे, 7 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे। मैं चाहता हूं अगर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो प्रत्येक बच्चे को मंच पर आना चाहिए, भले ही आप अपनी 2 बात रखें। जरूरी नहीं आपने कोई भाषण देना है, कोई बहुत बड़ी बात शेयर करनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ 2 बातें रख के जाएं, लेकिन आपकी झिझक दूर हो जाएगी। सेकंड टाइम जब आएंगे तो आपका आधा भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी मंच के ऊपर बोला। फिर तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, आपका वो भय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर को आपको विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में खत्म कर देना चाहिए, तब जाकर के आप आगे जाएंगे। पता नहीं कैसी कैसी परीक्षाएं फेस करनी, कैसे कैसे माहौल से गुजरना पड़ेगा, पता नहीं कैसे अधिकारी आप बन जाएं, आपको बुला लिया जाए और आप बोल ना पाए। एक एग्जांपल शेयर करता हूं आपसे। उस दौरान में यही स्कूल में था, एक तहसीलदार महोदय हमने बुला लिए। यहाँ कोई प्रोग्राम था, 26 जनवरी थी, 15 अगस्त नहीं, ध्यान नहीं मेरे। तहसीलदार साहब हमने बुला लिए। तहसीलदार साहब ने आते ही बोला जी कुछ लिख के दे दो। वैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख के भी दे दिया। बोलना तो उनको था, लेकिन बोलने की आवाज इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो एक अधिकारी की होनी चाहिए। यहां मंच पर आकर के हर चीज का मुआयना किया जाता है। जितने भी बैठते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर हैं, बड़े हैं, वो हर चीज को चेक करते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है, कौन क्या बोल सकता है, किसका कितना अनुभव है, वो सारी चीजें शेयर की जाती है। तो कहने का भाव ये है कि बच्चा स्टूडेंट लाइफ से जब आता है तो अपना आप सर्वांगीण विकास करके चलते, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। किसी भी स्थिति में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप उस स्थिति में सक्सेसफुल रहें, अपनी उपस्थिति अच्छे से दर्ज कराएं, ये भाव आपका रहना चाहिए। प्रिंसिपल महोदय ने मेरे को बहुत जल्दी नहीं, लगभग 11 बजे फोन किया था, 11 साढ़े 11 बजे कि आपको आना है।